जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे इस वीडियो पे। तो आप देख सकते हो यह वीडियो क्लास 12 का सब्जेक्ट देख सकते हो इतिहास, और सेट संख्या देख सकते हो 5, यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा जो क्लास 12 का आप देख सकते हो, जो भी क्लास 12 का हिस्ट्री है, मैं किसका बात कर रहा हूँ, क्लास 12 के मैं हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ, उसका जो सेट संख्या 5 है, आज हम लोग उसके पूरे के पूरे डिस्कशन पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं बोलूँगा कि जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, यानी कि जो भी सामान्य निर्देश है, उन सारे सामान्य निर्देश पे पहले हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहला जो निर्देश है कि परीक्षार्थी क्या करे, यथासंभव अपने शब्दों में क्या करे, उत्तर दे। तो चूंकि इस सेंटेंस को सही करने के लिए चाहे ताकि आपको एकदम एग्जाम वाला फील आए, इसीलिए हम लोगों ने पूरे के पूरे पीडीएफ को हम लोगों ने अपने हाथों से रेडी किया है। यानी कि पूरे के पूरे पीडीएफ को अगर आप देखोगे तो बहुत ही आसान भाषा में आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। यानी कि आपको बस पढ़ना है और आपको एग्जाम में जाना है, आपको सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सबसे पहला चीज। दूसरा क्या देख सकते हो कि दूसरा जो सामान्य चीज है या जो भी इंट्रोडक्शन है, उसमें क्या है देख सकते हो कि कुल प्रश्नों की संख्या कितने, 19, यानी कि इसमें कुल 19 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। देख सकते हो तीसरा निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर जो प्रश्न संख्या 7 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको उत्तर देने हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक का टोटल 7 प्रश्न है, और इन 7 प्रश्नों में से क्या करना है कि केवल आपको, मैं किसका मैं बात कर रहा हूं कि केवल आपको 5 प्रश्नों के क्या देने हैं, आपको उत्तर देने हैं। देख सकते हो दूसरा क्या है हमारा कि आप देखोगे कि इसके लिए आपको कितने मिलेंगे, केवल आपको 2 अंक मिलने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। तो अगर आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक के सारे आंसर को देते हो तो उसके लिए कितना, आपको 1 जो अंक है वो आपको मिलेगा। बात करेंगे अगले निर्देश पे। तो देख सकते हो अगला हमारा निर्देश क्या है, ये वाला निर्देश आप देख सकते हो। इसमें क्या कहा गया है कि प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है, आप देख सकते हो क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इनमें से क्या करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। और ये जो उत्तर होगा उसमें करीबन आपको 50 शब्दों का क्या करना है, प्रयोग करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 7 प्रश्न है, और इन 7 प्रश्नों में से केवल आपको क्या करना है, 5 प्रश्नों के ही आपको क्या देने हैं, आपको उत्तर देने हैं, और इसके लिए आपको 3 नंबर जो है मिलने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग अगले निर्देश पे। तो देख सकते हो अगला निर्देश हमारा क्या है कि आप देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इनमें से क्या करना है कि केवल 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और ये जो उत्तर रहेगा आपका, तो आप देख सकते हो ये उत्तर अधिकतम आपको 100 शब्दों में क्या करना है, अपने उत्तर को आपको देना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर जो है मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग खंड अ पे। तो देख सकते हो कि खंड अ हमारा क्या है, तो खंड अ पे आपको नंबर रिकल जो क्वेश्चन है आपको वो पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि अकबर का पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन देख सकते हो क्या है, अकबर का पूरा नाम क्या था, और आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ आंसर का, तो अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर क्या नाम था, इसका पूरा का पूरा नाम था। तो क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन आपने देखा कि क्वेश्चन क्या है कि बाबर का पूरा क्या नाम था, और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका आंसर हम लोगों ने क्या दिया है कि देख सकते हो कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का क्या नाम था, पूरा नाम था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, आप लोग देख सकते हो। मैं अगर बात करूं प्रश्न संख्या 2 पे, अगर मैं बात करूं, मैं किस पे बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 2 पे, तो क्या है कि भारत में वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है। तो भारत का वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है, तो देख सकते हो आंसर क्या है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध क्या कहा जाता है, नेता कहा जाता है, बूढ़ा नेता जो है कहा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो तीसरा नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है हमारा कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी है, किसकी प्रसिद्ध क्या है कविता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है कि ये जो कविता है ये किसकी क्या है, प्रसिद्ध कविता है। तो आंसर देख सकते हो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है, ये कविता है, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी है, खूब लड़ी मर्दांगी वो तो झांसी वाली रानी है। ये जो कविता है किसने लिखा था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया था, ये कविता को लिखा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था। तो ये जो आश्रम है इसका स्थापना गांधी जी ने किया था। कहाँ पे, तो कालेनबख
गांधी जी और किसने किया था, कालन बख करके एक व्यक्ति, उन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो गांधी जी और कालन बख ने क्या किया था, इसका स्थापना किया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। तो नौजवान भारत जो सभा है उसका स्थापना किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 6 क्या है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो इसकी जो प्रथम बैठक है आप देख सकते हो वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो देख सकते हो 7 क्या है कि खानवा का युद्ध कब हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का युद्ध अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो 16 मार्च 1527 में क्या हुआ था कि खानवा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। बात करेंगे आगे, तो अगला क्वेश्चन देख सकते हो हमारा प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक का है, यानी कि हमारा ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमारा ये पूरा का पूरा है। तो क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन हमारा क्या है कि जहांगीर कालीन चित्रकार पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। यानी कि जहांगीर काल के समय जो भी चित्रकला चल रही थी उस पर क्या करना है, उसके बारे में हमको बताना है। तो अगर मैं बात करूं जहांगीर कालीन कलाओं के बारे में, तो देख सकते हो कि सबसे पहला हमारा आंसर क्या है कि जहांगीर स्वयं एक अच्छा क्या था, चित्रकार था, और इस काल का महान क्या था, पारखी था। यानी कि पारखी यानी कि परख करने वाला। तो जहांगीर क्या था, इस काल का एक महान चित्रकार था और ये स्वयं क्या था, एक पारखी था। इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग क्या कहा जाता है, माना जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों कि आप हमें यह बताएं, क्वेश्चन क्या आएगा कि क्वेश्चन आएगा बताएं कि किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है। ये तो पहला बात है कि पहला हम लोगों ने क्या देखा कि जहांगीर स्वयं एक अच्छा चित्रकार था और इस काल का महान क्या था, पारखी था। इसी के काल को चित्रकला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा देख सकते हो कि उसने अपनी निजी बगीचे में एक भाग में, बगीचे का जो एक भाग होता है उसमें क्या क्या था कि चित्रकला का कक्ष क्या 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 था, स्थापना किया था। तो देख सकते हो इतना प्रेमी था इसका चित्रकला के बारे में। दूसरा देख सकते हो कि उसने अपनी आत्मकथा देख सकते हो, आत्मकथा क्या है कि तुझके जहांगीर में लिखा था कि तुझके जहांगीर में क्या लिखा था, तुझके जहांगीर में लिखा था कि कला में मेरी रुचि एवं ज्ञान इस सीमा तक पहुंच गया है कि यदि मेरे सामने किसी भी मृत या जीवित चित्रकार की कलाकृति लगा दी जाए, यानी कि कोई भी ऐसा चित्रकार जो मर गया है, जो जिंदा है, उसका चित्रकला क्या करो, उसके सामने लगा दिया जाए। और साथ में क्या बोल रहा है देख सकते हो कि और मुझे चित्रकार का, और मुझे क्या देख सकते हो कि और मुझे चित्रकार का नाम नहीं बताया जाता, तो मैं क्या करूंगा, एकदम मैं बता दूंगा कि ये जो कृति है या जो भी चित्र है वो वास्तव में किस चित्रकार ने बनाया है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इनको कितनी ज्यादा चित्रकला की क्या थी, परख थी। देख सकते हो अगला पॉइंट क्या है कि यदि एक चित्रकार ने चेहरा बनाया है और उसी चेहरे में आंखें व भौवें किसी और ने बनाया है, तो जहांगीर ने कहा कि मैं वो भी क्या कर सकता हूं, मैं बता दूंगा कि आखिर वो भौवा किसने बनाया है और वो आंखें किसने बताया है। बात करेंगे अंतिम पॉइंट पे, तो क्या है कि जहांगीर ने अपने यहाँ अनेक हिंदू तथा मुसलमान चित्रकारों को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। तो इससे उनको पता चलता है कि इनके काल में चित्रकला क्या थी, कितनी फेमस थी, कितनी अच्छी थी। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है इससे आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग इसके आंसर का, तो देख सकते हो कि क्या है कि गंगा के दोआब में पश्चिम उत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया, जिसे महलवाड़ी प्रथा के नाम से क्या जाना जाता है। तो ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है मेरे दोस्तों, ये व्यवस्था अगर मैं आपको बताऊं तो गंगा के जो दोआब क्षेत्र हैं, साथ में जो भी पश्चिमोत्तर जो प्रांत है, जो भी हमारा पश्चिम उत्तर प्रांत है और मध्य भारत के कुछ भागों में क्या किया था, इसको लगाया गया था। और खास करके पंजाब के क्षेत्रों में इस प्रथा को लगाया गया था। और ये प्रथा जो था, ये बेसिकली जो जमींदारी प्रथा होता है, उस जमींदारी प्रथा का संशोधित रूप होता है, जिसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया, महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके भी महल होते हैं, उनके आधार पर क्या किया गया था। यानी कि जो भी अलग अलग क्षेत्र है, उन क्षेत्र में जो भी महल होते हैं, उन महलों के आधार पर क्या किया था, क्षेत्रों को बांटा गया था। और क्षेत्रों को बांटकर जो भी मालगुजारी होता है, यानी कि ब्रिटिश लोगों को
कर देने पड़ते थे, जमीन कर, उसको आधार पे क्या किया गया था, बांटा गया था कि सबसे पहला। दूसरा देख सकते हो क्या है कि उन जमींदारों या परिवारों के मुखिया के साथ किया गया क्या था, एक तरह का मैं बोलूंगा कि मैं एक तरह का व्यवस्था था जो सामूहिक रूप से उस गांव या महल का भूस्वामी होने का क्या करता था, दावा करता था। तो उसी परिवार को इसका मुखिया बनाया जाता था, जो क्या करता था कि उस परिवार का जमींदार होता था, या फिर क्या होता था, उस परिवार का मैं बोलूंगा कि उस क्षेत्र का उसके पास क्या होता था, महल होता था। तीसरा देख सकते हो कि पंजाब में ग्राम ग्राम प्रथा के नाम से ही जाने जाने वाली एक संशोधित प्रथा को किया गया था, लागू किया गया था। तो ये प्रकार के क्या था, एक संशोधित प्रथा था जिसको लागू किया गया था। अगला पॉइंट देख सकते हो कि महलवारी क्षेत्रों में मालगुजारी का समय समय पर पुनर्निर्धारण किया गया था। ऐसा नहीं था कि आप अगर अपना जिंदगी जी रहे हो तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और उसका पैसा भी जो था वो समय समय पे क्या होता, चेंज होता गया था। तो बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न संख्या हमारा कितना है, प्रश्न संख्या कितना है, 10 है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो, क्वेश्चन अगर देखो आप स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा को ही नमक यात्रा कहा जाता है, आपको पता होगा। सबसे पहले देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं दांडी यात्रा के मुख्य उद्देश्यों का, तो सबसे पहला उद्देश्य देख सकते हो कि महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन के सर्वाधिक घृणित कानून क्या है, नमक कानून है। सबसे गलत कानून क्या है, आप देख सकते हो नमक कानून, ऐसा गांधी जी ने कहा। दूसरा क्या देख सकते हो कि नमक बुनियादी वस्तु है और सभी लोगों द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एक तरह से बुनियादी, सभी की जरूरत है, सभी लोगों की जरूरत है। तो ये एक प्रकार से हमारी बुनियादी क्या है, जरूरत है। दूसरा कारण। तीसरा क्या देख सकते हो कि परंतु उस एकाधिकार में केवल ब्रिटिश सरकार ही है, यानी कि केवल नमक के एकाधिकार पे केवल ब्रिटिशों का क्या हाथ था। चौथा देख सकते हो कि नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार प्राप्त था। उस एकाधिकार को क्या था, तोड़ने का आवश्यक था, क्योंकि देखो कि सभी को क्या था, आप देख सकते हो यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई ये तो क्या था, सभी के लिए बुनियादी था। तो जब सभी के लिए है, या ब्रिटिश लोगों के लिए है, हिंदू के लिए है, सिख के लिए, ईसाई के लिए है, सबके लिए अगर जरूरी है, तो इस पे कानून नहीं लगाना चाहिए, यानी कि इस पे केवल एकाधिकार केवल ब्रिटिश लोगों का हो, ये सही बात नहीं, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो ये पहला कारण था। दूसरा क्या था कि ये गांधी जी चाहते थे कि इस एकाधिकार को क्या होगा, तोड़ना हमारे लिए आवश्यक है। ये दूसरी बातें हैं, वो चाहते थे। और तीसरा देख सकते हो क्या है कि प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग करना स्वाभाविक है। इसके बावजूद घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। ये सबसे बड़ा कारण था कि पहला तो भाई सबके लिए बुनियादी जरूरत है, और नमक पे क्या कर रहे हो कि आप एक तरह से मैं बोलूंगा कि एक तरह से आप प्रयोग करने से हमें रोक रहे हो। तीसरा क्या कि फलस्वरूप लोगों को ऊंचे दामों पर क्या मिलता था, नमक खरीदना पड़ता था। तो नमक पर राज्य का एकाधिकार बहुत लोकप्रिय था। इसको मुद्दा बनाते हुए गांधी ने क्या किया था कि अंग्रेजों के शासन के क्या था, व्यापक असंतोष खड़ा किया। सबसे बड़ी चीज क्या देखिएगा कि गांधी जी को पता था कि नमक सबकी जरूरत है, और अगर हमें एक बड़ा क्रांति चाहिए, ऐसा क्रांति जिसमें देश के सभी लोग क्या करें, भाग ले, तो भाई इसके लिए क्या होनी चाहिए कि नमक कानून क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख सकते हो कि नमक पर राज्य का एक अधिकार था, और ये जो बात था ये बहुत ज्यादा क्या था, लोकप्रिय था। तो इस बात को मुद्दा बनाकर गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन किया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आंसर क्या देख सकते हो कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में पहले क्या ले चुका था, भाग ले चुका था। तो 1939 में द्वितीय 1939 से लेके 1945 तक तो आपको पता होगा कि दूसरा युद्ध चला था, और उसमें ब्रिटेन क्या किया था, भाग लिया था। जब उसने भाग लिया तो उसने क्या किया कि अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने भारत को युद्धोत्तर राष्ट्र क्या क्या घोषित किया। यानी कि ब्रिटेन उस समय भारत पे क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। और ब्रिटेन जब युद्ध पे कूदा तो इसने बोला कि हमारे साथ साथ भारत में भी क्या है, युद्ध चल रहा है, तो भारत के जितने भी लोग उनको भी क्या करना पड़ेगा, युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। दूसरा क्या है कि इस समय प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार थी। आपको पता होगा कि इस समय जो 1939 से लेके जो सारी चीजें चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस और क्या था कि कांग्रेस और देख सकते हो कि जो भी हमारे मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, दोनों ही मिलाकर क्या कर रहे थे, अपने पूरे के पूरे शासन व्यवस्था को चला रहे थे। तो भाई तो क्या किया गया कि कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया कि भारतीयों से बिना पूछे ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत को युद्ध में धकेल दिया है, ऐसा कहा गया। तो इसके लिए मुस्लिम लीग ने कभी कुछ विरोध नहीं किया। तो
तो कांग्रेस ने विरोध किया। विरोध के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। तो जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद क्या किया कि इसी त्यागपत्र के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को क्या किया गया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो सबसे पहला कारण क्या था कि जब 1939 में, मैं कब की बात कर रहा हूं, सितंबर 1939 में जब ब्रिटेन युद्ध में शामिल हुआ तो उसने क्या किया, साथ साथ में भारत को भी क्या किया कि युद्ध में शामिल कर लिया, अपने आप अपने मन से कर लिया। तो चूंकि उस समय मुस्लिम लीग और क्या करते थे, कांग्रेस दोनों ही मिलाकर क्या कर रहे थे कि अपने प्रांतों का शासन कर रहा था। तो चूंकि कांग्रेस ने क्या क्या विरोध कर दिया कि भाई मुझसे आप बिना पूछे आप मुझे कैसे युद्ध में डाल सकते हो। तो जब उन्होंने नहीं माना तो उस समय क्या किया कि कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। तो चूंकि जो मुस्लिम लीग है वो हमेशा से चाहता था कि कांग्रेस के पास क्या ना जाए, सरकार ना जाए। तो इसी के बीच में देख सकते हो डेट 22 दिसंबर 1939 को क्या किया कि कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या देख सकते हो कि वीर कुंवर सिंह पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी देना है। वीर कुंवर सिंह पे क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हो, सबसे पहला आंसर कि वीर कुंवर सिंह आरा जिला जो है ये कहां पे, बिहार के जगदीशपुर गांव में क्या थे, एक जमींदार थे। तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार का जो आरा जिला है वहां पे क्या थे, एक प्रकार से क्या थे, वो जमींदार थे। दूसरा देख सकते हो, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया तो वो कितने साल के थे, देख सकते हो। तब वो कितने साल के थे, मात्र 80 साल के थे। और 80 साल में उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश सेनाओं को क्या किया था, एक तरह से मैं बोलूंगा कि उनका विरोध कर दिया था। वे आदर्श शौर्य, वीरता और सेना नायकों के आदर्श गुणों पे क्या थे, भरपूर थे। उनके पास जो वीरता थी वो किसी के पास नहीं था। और देख सकते हो पांचवा क्या है कि इसीलिए देख सकते हो क्या है, इसीलिए उन्हें 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह कहकर पुकारा गया। सिंह मन जानते हो कि शेर, जिसके पास कोई डर भय नहीं होता है। तो उसे 1857 के क्रांति में क्या कहा गया, बिहार का शेर कह के बुलाया गया। पांचवा क्या है कि उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार क्या क्या स्थापित किया। तो एक शाहाबाद जिला है, वहां पे क्या किया, उनकी जो सरकारें चल रही थी कांग्रेस का, कि मैं कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, जो सरकारें चल रही थी ब्रिटिश सेना का, तो उनसे क्या किया कि लोहा लिया और लोहा लेने के बाद उनको क्या किया, सरकार से हटा दिया, उनकी शासन व्यवस्था से हटा दिया। छठा देख सकते हो कि वो कानपुर पर संयुक्त आक्रमण करने के उद्देश्य से नाना साहेब की मदद के लिए क्या क्या देख सकते हो कि कपाली की ओर आगे बढ़े थे और कपाली भी कहते गए थे। छठा क्या है कि वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह की मशाल को रोहतसा है ना, कहाँ का देख सकते हो कि रोहतसा, मिर्जापुर, रांची, बांदा है ना, लखनऊ तो क्या करते लेके गए थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो भी क्रांति है उसको इन सारे क्षेत्रों में ले जाने का काम किया था। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों की बुरी तरह से क्या किया था कि उनको पराजित कर दिया था। इसी युद्ध में कुंवर सिंह क्या किए थे, बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनको अंग्रेज ने क्या किया था, पकड़ लिया था। और अंततः 25 अप्रैल 1858 में, कब का मैं बात करूंगा कि 25 अप्रैल 1858 में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो हम लोगों ने वीर कुंवर सिंह के बारे में बात कर लिया। फिर बात करेंगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या है कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का क्या करना है, वर्णन करना है कि किस तरह से पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था, इसके बारे में क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो देख सकते हो कि 16 से 17 शताब्दियों में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। तो भाई इसके लिए ये जो विशेष ध्यान था, इसके लिए किताब खाना क्या था, बनाया गया था। और पांडुलिपि के लिए क्या किया था, एक प्रकार का किताब खाना बनाया गया था। तो देख सकते हो आगे मैंने क्या लिखा है, आगे मैंने लिखा है कि ये जो किताब खाना था यह एक ऐसा स्थान था जहां सम्राट की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों का क्या किया जाता, रचना किया जाता था। तो इन किताब खानों में 2 काम होता था। पहला तो जो भी पांडुलिपि है उनको संग्रह करके उनको जमा करके रखा जाता था, और दूसरा क्या था कि वहां पे नए तरीके से पांडुलिपियों को क्या किया जाता, तैयार किया जाता था। फिर देख सकते हो कि इसकी रचना में अनेक लोग शामिल होते थे, जैसे कागज तैयार करने वाले, सुलेखन करने वाले यानी कि लिखने वाले, और चित्र करने वाले, क्योंकि किताब में चित्र भी होते। तो इन सारे लोगों को क्या किया जाता, काम में लगाया जाता था। देख सकते हो पांचवा क्या है हमारा कि इनकी अच्छी जिल्दसाजी की जाती थी और अलंकृत आवरण बिठाया जाता था। जिल्दसाजी माने क्या देख सकते हो, उनको ठीक से सजाया जाता था और उन पर क्या किया जाता था, जो भी अलंकार है उसके हिसाब से क्या किया जाता था, उनको उन पर सजाया जाता था, उन पे आवरण जो है यानी कि ऊपर का कवर जो है बिठाया जाता था। पांडुलिपि तैयार करने वाले को सम्राट
पदवियां और पुरस्कार भी देते थे, उनको पदवियां देते थे। कि जैसे नहीं होता कि मान लो कि राजा हो गया, सैनिक हो गया, उस तरह यहाँ पे क्या करते थे, पद उनको दिया करते थे। और पांडुलिपि के सुलेखन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, यानी कि उनको लिखने में क्या किया जाता था, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये तो पूरा का पूरा पांडुलिपि के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आप बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 14 है कि नेहरू रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। तो नेहरू रिपोर्ट पे क्या करना है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत भिविया है। तो नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार की सम्मुख क्या क्या था, रखा था। तो ये जो पूरा का पूरा जो नेहरू है, नेहरू जी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में किन सारे बातों के बारे में बातें की थी, सब उन सारे चीजों के पहले बात करते हैं। सबसे पहला कि भारत को क्या करे, ये जो एक को है देख सकते हो कि भारत को क्या किए कि डोमिनियन घोषित करे, यानी कि भारत को सबसे पहले क्या करे, आजाद करे। दूसरा क्या है कि प्रांतों में स्वतंत्रता स्थापित किया जाए, और जो भी प्रांत है उसमें क्या हो, स्वतंत्रता स्थापित किया जाए। तीसरा क्या है कि सभी सम्राट जितने देख सकते हो, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा कि सभी सम्राटों को भारतीय संघ में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तो पहला तो भारत को डोमिनियन दिया जाए। दूसरा क्या है कि भारत में जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों को स्वतंत्रता किया जाए, और जो भी भारत में जितने भी सम्राट है उनको हमारा जो एक संघ बनेगा, जो हमारा देश बनेगा, उसमें शामिल किया जाए, ऐसा कहा गया। देख सकते हो चौथा क्या है कि भारत एक निरपेक्ष है ना, भारत एक क्या है, एक निरपेक्ष देश बनाया जाए। साथ में क्या है कि देश में नव निर्वाचन प्रणाली की क्या हो कि शुरुआत किया जाए, ऐसा कहा गया। देख सकते हो कि पांचवा उन्होंने रिपोर्ट पे क्या लिखा कि केंद्र में ऐसी सरकार हो जो जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो, ऐसा उन्होंने कहा। और छठा क्या कहा कि जनता को मौलिक अधिकार दिए जाए। तो इन सारे बातों के साथ नेहरू जी ने क्या किया था कि एक रिपोर्ट बनाया, और उस रिपोर्ट को देख सकते हो कि 10 अगस्त 1928 को क्या किया था कि ब्रिटेन के सरकार के समक्ष क्या किया था, प्रस्तुत किया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न संख्या देख सकते हो 15 हमारा क्या है कि सन 1857 के विद्रोह के कौन कौन से कारक थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करें मैं आंसर का, तो देख सकते हो कि सन 1857 के विद्रोह के अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारण थे, जिन्हें निम्नलिखित रूप से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग कारण का बात करेंगे, तो वो कारण क्या था देख सकते हो, राजनीतिक के कारण था। तो राजनीतिक कारण क्या था, इस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो राजनीतिक कारण क्या था देख सकते हो कि लॉर्ड डलहौजी के इस व्यक्तिगत वेगत की नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय सैनिकों में जबरदस्त असंतोष फैल चुका था, है ना। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार देने अनेक हिंदू राजाओं को क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना, और नाना साहेब की पेंशन है ना जब्त करना आदि, है ना, तो इन सभी कारणों के कारण जो थे कि लोग थे बहुत ज़्यादा क्या थे, असंतोष थे। तो सबसे पहला असंतुष्ट स्थिति का भावना क्या था देख सकते हो। सबसे पहला अगर मैं असंतोष का भावना का बात करूं, तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने क्या किया था कि जो भी उनका व्यक्तिगत में बोलूँ या व्यक्तिगत जो भी नीति अपनाया था, उस नीति के अनुसार उन्होंने क्या किया था कि भारतीयों में उन नीतियों के कारण क्या था, असंतोष जो है फैल चुका था। तो यह असंतोष का कारण क्या था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो भी अवध के नवाब है वाजिद अली शाह, उसको गद्दी से क्या किया इन्होंने, उतार दिया। और जैसे उतार दिया तो उससे कहीं ना कहीं जो भी अनेक हिंदू राजा थे उनको क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य में क्या क्या मिला लिया। पहला तो वाजिद अली शाह को क्या किया, गद्दी से उतार लिया, और अनेक हिंदू राज्यों को क्या किया कि अपने ब्रिटिश शासन में क्या क्या मिला लिया, है ना, ये काम किया। और साथ में देख सकते हो कि और नाना साहेब का जो पेंशन था उसको भी क्या क्या जब्त कर लिया। तो इन सभी कारणों के कारण भारतीय राज्यों को, है ना, देख सकते हो कि भयभीत कर दिया, है ना। और साथ में क्या किया कि भारतीय राज्यों को भयभीत कर दिया। तो भारतीय राज्यों को अपने राज्य में विलय करना केवल देख सकते हो कि शासकीय परिवारों के लिए ही नहीं बल्कि उन पर आश्रित प्रजा के लिए भी घातक साबित हुआ। भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि उन पर इंग्लैंड से शासन किया जा रहा है और देश की धन संपदा क्या हो जाए, लूटी जा रही है। तो सबसे पहला तो कारण आपको पता होगा, सबसे पहला कारण क्या हो गया आपका, राजनीतिक कारण। तो इन कारणों के कारण दूसरा कारण आप देख सकते हो, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है आपका देख सकते हो, दूसरा कारण क्या है कि प्रशासनिक कारण एवं आर्थिक कारण। तो अपनी कारण से क्या देख सकते,
का प्रशासनिक तंत्र तंत्र है ना, तंत्र देख सकते हो क्या लिखा है कि कंपनी का प्रशासनिक तंत्र अकुशल और अपर्याप्त था। उसका जो पूरा का पूरा जो प्रशासन था वो कहीं ना कहीं क्या था, एक तरह से मैं बोलूंगा कि अकुशल था, अच्छा नहीं था, और क्या था कि अपर्याप्त था। भू राजस्व नीति सर्वाधिक अलोकप्रिय थी, और जो उसका भू राजस्व नीति था वो कहीं ना कहीं क्या था, बहुत अलोकप्रिय थी। जमींदारों से उनके पदों और संसाधनों छीन लिए गए थे। और आपको पता होगा साथ में जो भी जमींदार हैं उनसे उनका पद और जो भी उनका संसाधन वो भी क्या किया गया था, छीन लिए गए थे। बड़ी बड़ी संपदाएं जब्त करके नीलाम कर दी गई थी, और जो भी बड़ी बड़ी संपदाएं हैं जो भी जमींदारों से और लोगों से छीना जाता था उनको क्या किया जाता, नीलाम कर दी गई थी, है ना। साथ में देख सकते हो कि गरीबी और है ना ऋणग्रस्त के कारण किसानों की स्थिति तो उत्पन्न हो गई थी। आपको पता होगा कि किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय जो हो गई थी, है ना। लगान की ऊंची कीमत दर और उससे वसूल करने की जो 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 देख सकते हो कि जो अमान्य तरीकों ने किसान, खेतीहर मजदूर, साथ में देख सकते हो कि जो भी काश्तकार और छोटे जमींदार साहूकारों के चंगुल में क्या जाते थे, फंसते चले गए थे। और साथ ही उनमें अंग्रेजों के प्रति असंतोष भी क्या होता, बढ़ता गया था। कंपनी द्वारा भारत में आरंभ किए की गई, है ना, देख सकते हो क्या है, आर्थिक व्यवस्था उत्पीड़न का एक साधन बन गया था। यानी कि जो भी उसकी आर्थिक व्यवस्था था वो एक प्रकार से पीड़न बन गया था। प्रशासनिक पदों पर भारत के साथ जाति एवं रंग के आधार पर क्या किया जाता, भेदभाव किया जाता था। तो इन सभी कारणों के कारण सबसे पहला प्रशासनिक कारण का मैं बात करूंगा तो कंपनी ने क्या किया था कि जो भी कंपनी था वो पूरे के पूरे असंतोष और सभी कारणों के कारण कर रहा था। साथ में इनका जो व्यवस्था था, जो भी जमींदार जारी व्यवस्था था या उनके पदों को लेकर जो भी संसाधन था उनको छीन लिया गया था। बड़े बड़े जो भी संपदाएं होते हैं उनको नीलाम कर दिया गया था। साथ में जो भी गरीब थे और जो भी ऋणग्रस्त लोग थे उनकी स्थिति जो है वो पूरा का पूरा खराब होती चली गई थी। तो ये भी कारण था। साथ में उनको लगान जो है ऊंचे दर पे चुकाना पड़ रहा था, और जो भी उनको लगान, मैं बोलूँगा कि लगान लेने का जो भी तरीका था उनके कारण जो भी खेतिहर मजदूर थे या जो भी काश्तकार थे, जो भी छोटे छोटे जमींदार और साहूकार थे, वो क्या कहते थे कि अंग्रेजों के चंगुल में क्या हो चुके थे, फंसते जा रहे थे। साथ में जो भी उनका तरीका था उनके कारण क्या था, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। बात करेंगे अगले पॉइंट पे, तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो ये जो सामाजिक, देख सकते हो क्या लिखा है कि अंग्रेज प्रशासकों के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत, है ना, पारंपरिक भारतीय सामाजिक प्रणाली और देख सकते हो क्या लिखा है, और संस्कृति संकटग्रस्त प्रतीत होने लगी थी। यानी कि जो भी अंग्रेजी शासक है उनका जो भी सुधार चल रहा था या जिस तरह का जो काम चल रहा था उसके अंतर्गत जो भी भारत की सामाजिक प्रणाली है और जो भी हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं संकटग्रस्त होने लगी थी। तो हिंदू और मुसलमान दोनों के शस्त्र व सम्मत विचारों को चुनौती दी जाने लगी थी। तो 1856 में धार्मिक नियोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू प्रथाओं में संशोधन किया गया, और जो भी प्रथा थी हिंदू का उसमें संशोधन किया था। धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने गैर ईसाई पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से क्या हो जाता था, वंचित नहीं हो सकता था। तो आपको पता होगा कि पहले अगर मान लो कि किसी तरह का कोई अगर व्यक्ति धर्म परिवर्तित कर देता है तो 1856 में क्या किया गया कि धार्मिक नियोजन अधिनियम क्या शुरू किया। तो इस नियम के अनुसार उसने क्या किया कि धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने जो भी ईसाई पिता है, मान लो कि क्या कि कोई ईसाई है और उसने अपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो वो क्या कर सकता था कि उस संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से क्या हो सकता था, वंचित नहीं हो सकता था। ये सबसे बड़ा कानून था। तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारकों को पर्याप्त सुविधाएं दी गई। तो इसीलिए भारतीय यह महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते थे। तो सबसे बड़ा कारण क्या था कि धार्मिक परिवर्तन। अगर धार्मिक में बात करूं तो इन्होंने एक नियम लागू कर दिया 1856 में कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि उसके पिता की जो पूरी जो संपत्ति है वो उसी का हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि इस तरह की चीजें जो हो सकती हैं। चौथा कारण देख सकते हो, चौथा जो कारण वो क्या देख सकते हो, सैनिक कारण। तो 1857 के आरंभ में
सेना में नए रॉयल एनफील्ड राइफल प्रचलित किया गया। इसमें प्रयुक्त होने वाली कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले इसे दांत से काटा जाता था। कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी की टोपी लग रहती थी। यह भारतीय सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को क्रूर आह्वान थी, क्योंकि देख सकते हो हम लोग भाई, जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, और उन्हीं की चर्बी को अगर मुंह से काटना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या था, बहुत ज्यादा खराब था। तो ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक होना था। तो कारतूस की घटना के बारूद के जो एक कारतूस की घटना है क्या क्या कि बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का क्या क्या काम किया और विद्रोह जो है वो फूट पड़ा। तो ये जो सारे के सारे कारण थे। तो पहला हम लोगों ने कारण पे बात किया। पहला कारण हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोगों ने कारण देखा, देख सकते हो कि राजनीतिक कारण। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, कारण दूसरा हो गया प्रशासनिक कारण एवं आर्थिक कारण। तीसरा आपका क्या होगा, देख सकते हो सामाजिक एवं धार्मिक कारण। और चौथा हम लोगों ने क्या देखा कि सैनिक कारण। तो इन सारे कारणों के कारण क्या हुआ था, 1857 का क्रांति हुआ था। बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न पे। तो देख सकते हो प्रश्न क्या है हमारा कि संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहला अगर आंसर पे बात करेंगे तो संविधान सभा का उद्देश्य पे पहले बात करेंगे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 सितंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। तो ये जो पहला बैठक हुआ था जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अध्यक्ष थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं किसका बात करूंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या बने, अस्थायी चेयरमैन नियुक्त किया गया, यानी कि उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया। और ये जो पूरा का पूरा जो संविधान सभा बना, इसने क्या किया कि संविधान सभा का कार्य शुरू किया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान का निर्माण, देख सकते हो कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के पश्चात देख सकते हो कि 26 नवंबर 1949 को भारत के नए संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ऐतिहासिक महत्व के कारण यह संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। संविधान सभा के महत्वपूर्ण भारत के नए संविधान का निर्माण करना था। तो ये जो सबसे बड़ा काम था संविधान सभा का, वो क्या था कि भारत का नए संविधान का निर्माण करना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस सभा का क्या किया गया था, अस्थायी जो है अध्यक्षता किया गया था। तो ये तो सबसे पहले हम लोगों ने संविधान सभा के जो भी हमारा महत्व है, उद्देश्य है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि संविधान सभा का क्या काम था कि संविधान का निर्माण करना। और इसके लिए क्या कार्य किया, हम लोग कार्य पे बात करते हैं, क्योंकि दो प्रश्न पूछे गए थे। अगर मैं प्रश्न आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक जो प्रश्न था कि इसका क्या उद्देश्य था, और दूसरा क्या था, इसका कार्य था। तो इसका कार्य क्या था, संविधान को बनाना और संविधान को लागू करना, ये उनके इसका क्या था, सबसे बड़ा इसका मुख्य उद्देश्य था। हम लोग बात करेंगे इसका कार्य के बारे में। तो देख सकते हो संविधान सभा का कार्य, तो संविधान के निर्माण और देख सकते हो संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा क्या क्या थे, उसमें भी निम्नलिखित कार्य किए गए थे। तो एक तो सबसे मेन काम क्या था, संविधान का निर्माण करना और उसको आम लोगों के लिए लागू करना, ये तो उनका काम था। और इसके भी अलावा क्या क्या था, संविधान सभा ने बहुत सारे काम किए थे। तो जैसे सबसे पहला काम कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का क्या क्या था, स्थापना किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या था कि राष्ट्रमंडल में 1949 में भारत का क्या क्या था, स्थापना किया था, सबसे पहला काम। दूसरा क्या था कि इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को क्या क्या था, अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को क्या क्या था कि राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। फिर देख सकते हो क्या है कि इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को क्या क्या था, अपनाया था। तो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या था कि राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। फिर इसने क्या कहता था, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को क्या क्या था, देख सकते हो ये 2 बार क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो इसको नहीं देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या था कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या क्या था, पहला राष्ट्रपति क्या क्या था, चुना गया था। तो उतना तो काम किया, संविधान का निर्माण किया, संविधान को लागू करने का काम किया, और साथ साथ में ये भी कुछ क्या क्या था, कुछ अन्य काम किए थे। बात करते हैं प्रश्न पे। देख सकते हो प्रश्न क्या है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है। तो अगर मैं बात करूं इसके चरणों के बारे में, तो देख सकते हो सबसे पहला क्या मैंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में क्या किया गया था, बांटा जा सकता है।
तो ये जो तीन जो चरण है, इसमें पहला चरण का मैं बात करूं, जो प्रथम चरण है वो 1885 से लेके 1809 तक का जो पूरा का पूरा काल है, इसको हम लोग प्रथम चरण में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो देख सकते हो प्रथम चरण में क्या है कि इस काल में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई, सबसे पहला साल। लेकिन किंतु इस समय तक इसका लक्ष्य पूरी तरह से देख सकते हो कि स्पष्ट, या उस समय इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित, बुद्धिजीवी और देख सकते हो कि मध्य वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग परिश्रम वर्ग, उत्तरदायित्व एवं अतिवादी, है ना, विचारधारा से क्या थे, प्रभावित थे। तो ये सबसे पहले क्या होता कि आप जानते हो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, और स्थापना के बाद 1905 तक क्या किया गया था कि जो भी हमारा भारतीय राष्ट्र जो भी हमारा भारतीय जो भी आंदोलन चल रहा था, जो भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व उस समय 1885 में कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि उस समय जो हमारा पूरा का पूरा जो आंदोलन है, वो जो भी हमारे अल्प शिक्षित वर्ग है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है और जो भी हमारे मध्य वर्ग के लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे आंदोलन को चला रहे थे। तो पहला हमारा क्या था कि कांग्रेस का स्थापना हो गया। दूसरे चरण में बात करेंगे तो ये जो घटना है 1905 से लेकर 1919 तक की पूरी जो घटना है, इसको हम लोग दूसरे चरण में रखने का काम करते हैं। तो इस समय तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस काफी परिपक्व हो गया था और तथा उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हो गए थे, स्पष्ट हो चुके थे। तो सबसे पहले तो उद्देश्य का तो पता नहीं था, लेकिन दूसरा में क्या हो गया कि कांग्रेस को अपने लक्ष्य का और अपने उद्देश्य के बारे में क्या हो गया, पता चल गया। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए देख सकते हो कि विकास के लिए प्रयास क्या किया गया, शुरू किए गए। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी को समाप्त करने के लिए पश्चिम प्रयास के ही क्रांतिकारी ढंग से क्या क्या प्रयोग किया, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि भाई प्रयास किया। तो दूसरा चरण, पहले चरण में क्या हो गया कि कांग्रेस की स्थापना, दूसरे चरण में क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तीसरा जो चरण होगा, जिसको हम लोग अंतिम चरण के बारे में बात करते हैं, तो ये 1919 से लेके 1947 का पूरा घटना है। तो इस दौरान क्या होता देख सकते हो कि इस काल में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण स्वराज के प्राप्ति के लिए क्या क्या आंदोलन प्रारंभ किया और बहुत सारे क्या क्या आंदोलन करना शुरू किए। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखोगे तो जैसे हो गया आपका जो भी सत्याग्रह शुरू हुआ, सत्याग्रह के बाद आप देखोगे कि रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, फिर बाग हत्याकांड हो जाता है, उसके विरोध में फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर ऐसी जो पूरी की पूरी घटना है, वो सारी घटनाएं यहाँ पे क्या हो गई, घटती गई। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या 18 नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। इसका आपको आंसर जो है यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग उपनिवेशवाद का मतलब समझते हैं। तो उपनिवेशवाद का अर्थ है कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए, है ना, अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर क्या करना, उपयोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी राष्ट्र है, जो भी शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी भी निर्बल और ऐसा राष्ट्र जिसमें बहुत सारे धन संपदा है, उसको क्या करना, अपने बल के प्रयोग से उनके संसाधनों का उपयोग करना, यही क्या कहलाता है, एक तरह से मैं बोलूंगा कि उपनिवेशवाद कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में, तो उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। सबसे पहला तो भाई जो भी आधुनिक विचार है उसको तो हम लोगों ने जाना। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी स्थिति विचार धारण की स्थिति था। इस दौर में सॉरी यहाँ पे क्या है देख सकते हो कि इस दौर में भारत ने, है ना, पाश्चात्य उत्तरवादी तथा स्वतंत्रता को आधुनिक रूप से जाना है। तो इसी दौर में क्या होता कि जो भी भारत है, वो भी जो भी हमारा जो भी उदारवादी विचारधारा है, यानी कि किसी को भी क्या करो कि विकास करने का परिचय दो, साथ में जो भी स्वतंत्रता का जो आधुनिक रूप है उसको जाना। नहीं तो लोगों को नहीं पता था कि स्वतंत्रता क्या होता है। तो इस पश्चिमी विचार के देख सकते हो यहाँ पे दिख नहीं रहा है,
इस पश्चिमी विकास के विपरीत भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता तथा उदारता का अभाव था, आपको पता होगा। तो आगे क्या लिखा है देख सकते हो, आगे हम लोगों ने लिखा तो ब्रिटिश नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव भारत से धनी वर्ग किसान था। यानी कि सबसे ज्यादा अगर मैं प्रभाव का बात करूं तो जो भी हमारा धनी वर्ग धन के क्या था, निकास था। क्या था? तो ब्रिटिश नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव भारत से धन के क्या थे, निकास था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था कोई संदेह नहीं है कि मुख्य रूप से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। आपको पता है उस समय जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक प्रकार का क्या था, पूरा का पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। लेकिन भारतीय कारीगरों ने भारतीय और यूरोपीय खरीदारों का मांगों का पूरा करने के लिए थोक में माल का उत्पादन किया। और देख सकते हो कि कई शहर व्यापार के केंद्र में के रूप में क्या हुआ, विकसित हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो घटना था, ये पूरा का पूरा घटना मैं बोलूंगा कि ग्रामीण समाज के उपनिवेशवाद के कारण हो रहा था। तो बात करेंगे लास्ट और हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों का क्या करना है, उल्लेख करें। तो क्या है देख सकते हो, अगर मैं बात करूं इसके आंसर का तो क्या है देख सकते हो कि भारतीय सचिव तथा गृह लेखा आयुक्त के कार्य को बनाए रखने के लिए भी है ना संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए हैं। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। तो जो भी भारत के सचिव है तथा भारतीय गृह लेखा आयुक्त के कार्यों को बनाए रखने के लिए क्या किया गया था कि संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए थे, और यही क्या कहलाया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहलाया, जो 1947 में कहलाया था। दूसरा देख सकते हो तो इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले क्या हुआ कि प्रथमता इसके द्वारा क्या किया गया कि भारत पाकिस्तान तथा रियासतों में अंग्रेजी सत्ता क्या किया गया, समाप्त हो गया। इस क्षेत्र में गवर्नर जनरल को क्या किया गया, संवैधानिक रूप से क्या बनाया गया, प्रमुख बनाया। सबसे पहला काम ही क्या किया। दूसरा देख सकते हो, दूसरा क्या किया कि इस अधिनियम में यह उपलब्ध किया गया कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डेमोनियम स्थापित किए जाएंगे जो पाकिस्तान और देख सकते हो कि भाई यहाँ पे भारत छूट गया, तो भारत और पाकिस्तान के नाम से क्या किए जाएंगे, जाने जाएंगे। तो 2 नोमिनियम क्या पेश किया गया। चौथा देख सकते हो कि बंगाल तथा पंजाब के 2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत क्या होंगे, भारत में शामिल होंगे, ऐसा कहा गया। तो ये तो क्या था कि जो भी बंगाल को और पंजाब को छोड़ देंगे और बाकी जो पूरे के पूरे राष्ट्र है वो किसमें मिल जाएंगे, भारत में मिल जाएंगे, ऐसा। पांचवा क्या देख सकते हो कि भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का उत्तरा राजस्व 15 अगस्त 1947 में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो भी सरकार चल रही थी ब्रिटिश सरकार का, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। तो हम लोगों ने पूरे के पूरे हम लोग पीडीएफ पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। बाकी आप पीडीएफ को ध्यान से देख लोगे तो आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।